चलिए हम जो है क्लास को शुरू करते हैं। देखो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 141 है ये क्या कहता है, पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या कहता है। यहाँ पर कहा गया है आर्टिकल 141 में, इसका टाइटल है आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो घोषित विधि है, शायद मैंने इसको ये पढ़ा दिया था मेरे को लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहां पर कहा था क्या कि उच्चतम न्यायालय द्वारा, सर ये पढ़ा दिया था आपने, 141 और 143 दोनों पढ़ाए थे। 142 और 144 से पढ़ाना है सर। पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालय पर लागू होना। ठीक है, देखो आर्टिकल जो 141 है, मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं। यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई विधि जो है, किसी विधि की जो है घोषणा की जाती है, और विधि के अंदर आपको पता है नियम, आदेश, अध्यादेश, विनियम, रूढ़ी, प्रथा सभी शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर इस प्रकार कोई जो है विधि, कोई जो है आपका लॉ डिक्लेयर किया जाता है, तो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन सब के वो सब क्या होंगे, वो सब यहाँ पर जो है बाध्य होंगे। ठीक है, ऐसे जो है विधि को मानने के लिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 142। आर्टिकल जो है 142 हमें पढ़ना था। आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 क्या कहता है, ये कहता है आपका कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। देखो ये कहता है कि जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, यानी जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके द्वारा मान लो कोई डिक्री जो है पारित की गई है या कोई आदेश जारी किया गया है, तो उसका जो प्रवर्तन है, उसको जो एनफोर्समेंट है, उसके बारे में बताया गया है। उसको जो है आदेश जो है, उसको डिक्री को है, उसके जो है प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद में या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी डिक्री विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब इस निमित्त इस प्रकार उद्बोधन नहीं किया था, तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे परिवर्तनीय होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई यहाँ पर जो है कोई ऑर्डर दे दिया है या कोई डिग्री जो है आपकी पारित की है, तो जब तक
जब तक यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, पहली बात तो यह है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित की गई कोई ऐसी या डिग्री जो है वो पूरे पैन इंडिया में क्या होगा, लागू होगी, इन्फोर्स होगी, ठीक है। और संसद, और कैसे लागू होगी, जिस प्रकार जो है संसद ने ऐसा कोई नियम बनाया गया हो, ठीक है। उसके अलावा या फिर ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति क्या करे, आदेशित करे, उस रीति से क्या होगा, ऐसी जो आदेश है उसको लागू किया जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई अगर डिक्री या कोई ऑर्डर पारित किया जाता है तो वो पूरे भारत में क्या होगा, लागू होगा। उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसके लिए कोई जुडिक्शन है। अगर अगर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी क्षेत्र के लिए या पूरे भारत के लिए कोई ऐसे जो है लॉ बनाई है तो वो पूरे भारत में लागू होगी। ये बात यहाँ पर आपकी बताई गई है। अब दूसरा क्लोज कहता है इसका, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के बंदों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के दस्तावेजों को प्रकटीकरण करना या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने का पूर्ण के लिए आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। अब यहाँ पर देखो क्लोज 2 में क्या कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट को जो है, सुप्रीम कोर्ट को जो है क्या है, पावर दी गई है, क्या वो कर सकता है, वो यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति को जो है अपने सामने हाजिर कर सकता है, किसी व्यक्ति को जो है अन्वेषण कराना है अन्वेषण करा सकता है, और कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए अगर वो किसी व्यक्ति से कहता है तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, ऐसे डॉक्यूमेंट का प्रकटीकरण कर सकता है। ये सब पावर जो है आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। हालांकि इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बहुत सी जो है बातें बताई गई हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद देखो आर्टिकल 143 में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल जो 144 की आप बात कर रहे थे ये भी कोई ज्यादा आवश्यक नहीं है। इसमें केवल ये बताया गया है कि सिविल और न्यायिक प्राधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। भारत के क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय की कार्य में सहायता करेंगे। यानी जितने भी आपके जो है सिविल और जो आपके जुडिशियल जो ऑफिसर होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट्स होते हैं या न्यायिक अधिकारी होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब जो है उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में की सहायता करेंगे और उनकी जो है गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। इसके अलावा इसमें और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है जो थोड़ी सी इंपोर्टेंसी है वो है आर्टिकल 145। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आता है। एग्जाम में कैसा आता है मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 145 यहां पर लिखा आएगा आपके सामने, उच्चतम न्यायालय की नियम आदि, ठीक है। यहां पर देखो रूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, रूल ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। यहां पर लिखा है कि संसद द्वारा बनाए गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः विनियम के लिए नियम बना सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। देखो यहाँ पर पूछा कि उच्चतम न्यायालय की जो है नियम बनाने की शक्ति कहाँ पर बताई गई है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति लिखते हैं इसको थोड़ा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति जो है कहां पर बताई गई है, तो देखो आर्टिकल जो 145 है इसमें उच्चतम न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय समय पर क्या कर सकती है, उच्चतम न्यायालय समय समय पर पद्धति और प्रक्रिया के साधारणतः नियम विनियम जो है बना सकता है, और जिसके अंतर्गत जो है कुछ ऐसे नियम है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब वो कौन कौन से हैं, देखो वैसे तो इसमें जो है बहुत सारे नियम बताए गए हैं, हालांकि इसको आपको केवल टाइटल वाइज याद रखना है और इसमें कोई ज्यादा इंपोर्टेंसी नहीं है, ठीक है। इसमें टाइटल वाइज याद रखेंगे, बाकी इसमें कोई और बात आपको याद नहीं रखनी है। अब देखो उसके बाद यहाँ पर जो ये 145 है, 145 के बाद जो है 146,
ये सब आपको जो है केवल इनके टाइटल याद रखने हैं, बाकी इनमें कोई कुछ नहीं आता। और वन 46 जो है ये कहता है क्या, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा वह, ये आपका जो है केवल आपको टाइटल वाइज याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है निर्वचन, ठीक है, ये आता है 147 में। इसमें भी कोई ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, तो इसके लिए भी इसको ज्यादा ज्यादा लाइट करने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट वाला जो चैप्टर था वो हमारा खत्म हो जाता है। यहाँ तक हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितनी बातें हमें समझनी थी या समझानी थी वो सब मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद आपके पास आता है हाई कोर्ट। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ जो हाई कोर्ट एक्ट है कौन सा एक्ट है, बताओ हाई कोर्ट एक्ट का नाम बताओ, कब कौन से ईयर में इन्फोर्स हुआ वो, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? बताओ भाई। नहीं पता किसी को? हाई कोर्ट जो एक्ट है ना वो बना हुआ है आपका 1861, ठीक है, 1861। हाई कोर्ट जो एक्ट है वो आपका 1861 है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो उच्च न्यायालय अधिनियम है वो आपका 1861 में बना था। अब सभी लोग जो है आर्टिकल 240 ओपन करेंगे। देखो 240, कभी कभी एग्जाम में आपसे वो पूछ लेगा कि ये बताओ जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के लिए कहां से कहां तक आर्टिकल संबंधित है। तो देखो याद रखना, उच्च न्यायालय में जो है आपका 214 से लेकर 231, ठीक है, 214 से लेकर जो है 231 तक जो है हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। याद रखना है 214 से लेकर जो है 231 तक जो है आपका हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम पढ़ना शुरू करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। अच्छा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत में एक ही है, जबकि हर हर राज्य में क्या है, हर राज्य में जो है अलग अलग जो है हाई कोर्ट बनाए गए हैं, यानी हर राज्य के लिए क्या है, एक हाई कोर्ट है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कई राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है? बताओ, ये केवल हाँ एक ही सर, हाई कोर्ट असम में होगा। है ना? है सर, असम में है ना? असम, असम में है, ये चंडीगढ़ वाला है, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों का एक ही है। और उसके बाद जो है और भी है। चलिए सबसे पहले आर्टिकल जो है 240 पढ़ते हैं। देखो यहां पर क्या है, यहां पर लिखा हुआ है 240, ये कहता है राज्य के उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय। यहां पर लिखा हुआ है कि 200 अनुच्छेद 240 ये कहता है राज्य के लिए उच्च न्यायालय। देखो यहाँ पर लिखा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। एक क्वेश्चन तो पहला आपका यहीं से बनता है, वो आपसे पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का मतलब यह है कि यहाँ पर इसने बताया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।
इसका क्या मतलब, अच्छा बताओ, कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? बताओ इसका मतलब क्या है, मतलब मीनिंग क्या समझोगे आप इसको? हर राज्य को एक उच्चतम न्यायालय लीड करेगा, या हाँ हर। बिल्कुल, यहाँ पर कहते हैं कि हर राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहा गया है कि एक ही राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। यहाँ पर इस जो है लैंग्वेज में थोड़ी सी जो है डिफिकल्टी है समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लिखा है देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया कि एक उच्च न्यायालय जो है एक ही राज्य के लिए होगा। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। इसी से आप क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो एक उच्च न्यायालय है उसके जो है वो कई स्टेट के जो है लिए काम कर सकता है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर तो केवल इतनी बात बताई गई है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो है, फिर उसके बाद दे दी, ये कहता है 215 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। जब हमने हाई कोर्ट, जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहां पर लिखी थी बताओ? ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी तो कहीं लिखी थी कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, कहां लिखी थी बताओ? बोल गए थे जल्दी। 129। 129 में बिल्कुल। देखो यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय का जो है अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। याद रखना इसके बारे में बताया गया दो में। यहाँ पर आपको जो है दोनों में डिफरेंट करते भी चलना है। अगर वो पूछता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कहाँ पर बताया गया है, तो इसके बारे में बताया गया है आपका 250 में। और अगर वो पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहाँ पर बताया गया है कि वो अभिलेख न्यायालय होता है, रिकॉर्ड कोर्ट होता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था 129 में। अब ये जो अभिलेख न्यायालय होता है ये क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया था कि जो अभिलेख न्यायालय होता है ये क्या होता है, बताओ क्या होता है ये अभिलेख न्यायालय? सर जो कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की, हाँ बताओ सुविधा जी, आप बताओ। जो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग होती है वह सभी न्यायालयों पर मान्य होती है। अच्छा, और जो अभिलेख जारी किए जाते हैं वह न्यायालय मानने के लिए बाध्य होता है। वो तो एक ही बात होगी, जारी की जाती है वो होता है। एक और भी इसका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कौन सा है वो बताओ? एक पॉइंट ये है कि अगर जो है दो चीजें हैं, एक तो क्या है, जो इसके द्वारा जो लॉ होती है, जो रूलिंग होती है, उससे जो है सभी सबॉर्डिनेट जो कोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इसको मानने के लिए बाउंड होते हैं, ठीक है। कोई डिक्लेरेशन हुआ, कोई रूल हुआ, कोई ऑर्डर हुआ। दूसरा क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को क्या है, अगर कोई इनके जो है अवमानना करता है, ठीक है, अगर जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो है कोई कंटेम्प्ट करता है, तो इनको जो है क्या पावर दी गई है, इनको पावर दी गई है कि ये जो है उस पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर जो है उसको दंडित कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? एक तो इनके जो रूल्स होते हैं, इनके जो लॉ होते हैं वो सभी पर जो है आपके मतलब बाउंड होती है। और दूसरी बात क्या है कि इनको पावर है कि ये क्या कर सकते हैं, अगर इनकी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट दे सकते हैं। मैंने दो बार बता दी बातें हैं, अब इसको भूलना मत। अब देखो अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का गठन, अब सॉरी उच्च न्यायालय का गठन। अगर हम गठन की बात करें, तो गठन जो है सर कहां पर दिया गया है बताओ? उच्च न्यायालय का जो गठन है आर्टिकल जो है 260 में दिया गया है। याद रखना आर्टिकल 260 है वो जो है उच्च न्यायालय के
गठन की बात करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट की बात करती है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। यहाँ पर यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि कुल मिलाकर कितने जो है यहाँ पर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उच्च न्यायालय प्रत्येक मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीश मिलकर बनेगा। यहाँ पर पूछ सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो टोटल कितने हाई कोर्ट बन सकते हैं, क्या कोई इसके लिए कोई लिमिट है? बताओ कि देश में इतने हाई कोर्ट हो सकते हैं। नहीं सर। नहीं सर, लिमिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पर याद रखना कि कितने भी हाई कोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हाई कोर्ट कब होंगे? ऐसे हाई कोर्ट के लिए जो है, ऐसे हाई कोर्टों में जो न्यायाधीश होंगे वो जो आपका चीफ जस्टिस के साथ साथ जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति जो है समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और यहाँ पर कितने जो है हाई कोर्ट होने चाहिए, कितने हाई कोर्ट नहीं होने चाहिए, ये सब जो है आपका पार्लियामेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर वो पूछता है कि उच्च न्यायालय के गठन के बारे में कहां पर बताया गया है, तो 216 में बताया गया है। और मुख्य न्यायमूर्ति एक मुख्य न्यायमूर्ति के साथ जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ क्या होता है? उच्च न्यायालय का गठन होता है। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है बताओ? 25। 25। बिल्कुल, यहाँ पर जो है अभी करंट में क्या है, 25 हाई कोर्ट्स हैं। इसको भी साइड में लिख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछता है वो कि वर्तमान में जो है कितने हाई कोर्ट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर उसके बाद आर्टिकल आता है कौन सा आपका? 270। 270 में क्या दिया गया है? 270 में बताया गया है इसके जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें। यानी यहाँ पर अगर बात करें, देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों के पद और उनकी शर्तों के बारे में। सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर शर्तों की बात करें तो आर्टिकल जो है 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद और शर्तों के बारे में जो है 217 में बताया गया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो अपना जो सेवा है, सर्विस है, वो कब तक देते हैं बताओ? 65 वर्ष। 65 वर्ष। देखो यहाँ पर जो है आपको पता है कि जो एससी हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है न्यायाधीशों का? 65 ईयर होता है। लेकिन यहां पर कितना होता है बताओ? 62 वर्ष। यहां पर क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 62 वर्ष तक का। याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको बता रहा हूं। 62 वर्ष ये जो भी पहले हो। तो पहली बात तो ये होगी। यहाँ पर लिखा है कि अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से करता है। देखो यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो किनके द्वारा होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और नियुक्ति जो न्यायिक आयोग है कहां पर बताया गया है बताओ? नियुक्ति न्यायिक आयोग जल्दी बताओ कहां पर बताया गया है? कौन बताएगा? फटाफट बताओ मुझे। तो भाई कौन बताएगा? बोल के तो जल्दी आप लोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग साबिया कहां पर है? आवाज नहीं आ रही क्या मैं तुम लोगों को? मैं पूछ रहा हूँ कहां पर है, बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में अगर पूछ लिया तो इसका आंसर कैसे करोगे ये बताओ? फिर वहां देखोगे
राष्ट्रीय सर 234, 244, 234। 234। अच्छा ठीक है, और बताओ। कहीं 124A में तो नहीं है? जरा देखना भाई, 124A में है नहीं है? देखा किसी को? मेरे पास तो नया बैलेट है नहीं, मेरे पास तो पुराने वाला है। सर 124 क में तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है। तो मैंने हाँ क्या जी, पूछ रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, वही है। और ये तुमने भेजा था मेरे को, साहब ने, और तुमने भेजा था फोटो खींच के इसका, क्योंकि मेरे पास तो पुराना बैलेट है, मेरे पास तो था नहीं है। ठीक है, बिल्कुल तुम ना डल हो चुके हो। थोड़ा च्यवनप्राश खाओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? च्यवनप्राश का डब्बा लेके आओ एक। देखो यहाँ पर जो है आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है 124A में दिया गया है। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति किसकी राय के पश्चात करेगा। तो आपको वहां पर 4-5 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो आपका ऑप्शन है वो क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो अब इसको भूलना मत, अगर आप अब इसको भूल गए तो बस ध्यान रखना, अच्छा नहीं होगा आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी। हाँ देखो, ऐसा उमर ने आंसर किया है 124A। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी क्या नहीं करना, इसको भूलना नहीं है। आर्टिकल 124A में जो है आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में बताया गया है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से करता है। ये सभी न्यायाधीश अपनी 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। किंतु अनुच्छेद 224 के अंतर्गत नियुक्त किए गए न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश भी 62 वर्ष के अधीन रहते हुए क्रम से 2 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकेंगे। सॉरी, यहां पर बताया गया है कि जो क्या है, वैसे तो इनकी जो टाइम पीरियड है वो 62 ईयर्स का है, लेकिन उसके बाद भी 62 ईयर्स के बाद भी यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 224 के अकॉर्डिंग जो है क्या हो सकता है, यहाँ पर जो है ऐसे जो है उच्चतम जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको जो है 2 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। यानी उनको जो है 62 वर्ष के बाद अगर उनके पास बचा हुआ है टाइम, लगता है कि हाँ भाई अभी ये काम करने योग्य हैं, तो 2 साल के लिए उनको जो है हाई कोर्ट के जो अवर न्यायालय होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें जो है उनको अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर जो है 62 वर्ष का ही क्या करना है, आंसर देना है। कभी सोचो कि सर ने 2 साल बताए थे, इनको ऐड करके 64 कर दूं, नहीं, यहाँ पर 62 ही करने हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है तो या जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने पद का कार्य करने में असमर्थ रहता है, तब राष्ट्रपति उसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में कर सकता है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं, अगर समझ जाओगे तो। एक जस्टिस है ए, उत्तराखंड हाई कोर्ट के। अब मान लो कंडीशन है कि ये जो पोस्ट है हाई कोर्ट की, ये है, ये वैकेंट हो गई। ठीक है, जो सीजे था, चीफ जस्टिस था हाई कोर्ट का, ये जो है सीट वैकेंट हो गई। ये साहब जो है या तो कहीं चले गए या बीमार थे, जो भी था, मतलब कुछ भी था, यहाँ पर ये उपस्थित नहीं थे। तो यहाँ पर क्या है, अब जो ये पोस्ट है जो ये वैकेंट हो गई, अब यहाँ पर जो है किसी दूसरे न्यायाधीश को जो है नियुक्त किया जाएगा। लेकिन वो पूछेगा कि अगर उच्च न्यायालय के सीजीआई का जो है पद खाली है, तो यहाँ पर जो है किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य न्यायाधीश को जो सीजीआई बनाया जाएगा, सीजे बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा।
तो याद रखना जो यहां पर क्या है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, राष्ट्रपति बनता, इतना जो है पद वो संभालेगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद नियुक्त है तो न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो बताओ किसके द्वारा, मैंने बता दिया आपको, जल्दी बताओ किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति को। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम इनको गलत कर देते हैं, ठीक है, इनको गलत नहीं करना है बिल्कुल भी। उसके बाद देखो यहां पर ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल आता है, आर्टिकल आता है 280। 280 को जो है पढ़ने से पहले एक बार जो है 270 में और बातें लिखी गई हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। अब 270 का जो क्लोज फर्स्ट है वो कहता है कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबंधित अपने हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो हाई कोर्ट का जो जजेस होता है अगर उसको अपना रिजाइन देना है तो वो अपना रिजाइन लेटर किसको देगा। तो देखो जब नियुक्त करने वाला, जब मारने वाला भगवान है तो बचाने वाला भी भगवान ही है। इसी प्रकार जब अपॉइंट करने वाला राष्ट्रपति है तो उस त्याग देने वाला भी कौन होगा, राष्ट्रपति ही होगा। याद रखना यहाँ पर जो है जो हाई कोर्ट का जजेस होंगे अगर उनको अपना रिजाइन लेटर देना है तो वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। फिर इस कहता है कि किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को एक 104 में ऊपर एक है, चाहे तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो और चाहे हाई कोर्ट का जज हो, अगर उसे उसके पद से हटाना है तो उसके लिए हमें जो है 124 क्लॉज 4 में जो आपका प्रोविजन बताया गया है उसको यहाँ पर आपसे यह पूछ लिया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अगर उनके पद से उन्हें हटाना है तो इसके संबंध में प्रावधान कहां पर किया गया है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में जो है यहाँ पर बताया गया वो रीति बताई गई है, वो आपका तरीका बताया गया है जिसके द्वारा आप कर सकते हो इन जजेस को जो है इनके पद से हटा सकते हो। उसके बाद सी पॉइंट कहता है किसी न्यायाधीश का पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर कोई जज है, चाहे वो सीजे है या कोई इसके अलावा उसके अलावा कोई और भी जो है, मान लो कोई जज है जो हाई कोर्ट का है और राष्ट्रपति द्वारा या तो उसको जो है प्रमोशन करके हाई कोर्ट भेज दिया गया है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है या फिर किसी कोर्ट में भेज दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हाई कोर्ट में उसकी जो सिटिंग थी उसको क्या मानेंगे, उसको वैकेंट माना जाएगा, उसको रिक्त माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होने का कि वो हाई कोर्ट में भी काम कर लेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर लेगा। ठीक है, वो केवल एक जगह काम करेगा। फिर क्लोज 2 कहता है कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है। देखो यहाँ पर बताई गई है, अब इसकी एलिजिबिलिटी बताई गई है कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है जिसके बिहाफ पर कोई व्यक्ति जो है हाई कोर्ट का जज बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में पूछता है वो कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जो है न्यायाधीश बनने के लिए उसे जो है कौन कौन सी जो है कौन कौन सी उसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली एलिजिबिलिटी है भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है। ऐसा कोई न्यायाधीश होना चाहिए जो क्या है, जो भारत के किसी राज्य क्षेत्र में जो है कम से कम जो है 10 साल तक उसने जो है जुडिशरी में क्या किया हो, जुडिशरी का पद धारण किया हो, मजिस्ट्रेट के रूप में रहा हो, जज के रूप में रहा हो। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या फिर हाई कोर्ट या किसी अदर कोर्ट का जो है किसी ऐसे उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का, यानी या तो क्या है, या तो वो हाई कोर्ट का 10 साल तक जो है क्या
हो, या इसके अलावा जो है 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का जो है क्या हो 10 साल तक उसने वहां पर प्रैक्टिस की हो, उसको भी क्या है, उसको भी यहाँ पर जो है आपका न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है हाई कोर्ट के अंदर। फिर देखो इसके बाद यहाँ पर बताया गया है, इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण में देखो न्यायिक पद को जो है यहाँ पर क्या किया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। यानी ये जो न्यायिक पद है, न्यायिक पद मैंने कहा ना कि 10 वर्ष तक मजिस्ट्रेट होना चाहिए, जज होना चाहिए, वो तो है ही काउंट। मान लो किसी ने 8 साल तक काउंट किया, 8 साल तक वो न्यायिक पद पर बना रहा, लेकिन फिर उसने जो है 2 साल तक क्या किया हो, 2 साल तक उसने जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, तो वहां पर वो 2 साल भी उसके जो है उसी में काउंट किए जाएंगे। इट मींस 10 ईयर का जो पूरा उसका जो क्राइटेरिया है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या फिर वो किसी ट्रिब्यूनल में रहा है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई विशेष ज्ञान अपेक्षित है, या फिर उसने कोई ऐसा जो है जिसने जो है कोई संघ में या राज्य में कोई जो है लॉ से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसमें काम किया हो, जिसमें भी जो है यहाँ पर काउंट किया जाएगा। फिर देखो इसके बाद ए कहता है, ये समझ में आया आपके स्पष्टीकरण फर्स्ट बताओ, समझ में आया नहीं आया? राइज योर हैंड प्लीज, समझ में आ गया तो। आवाज ब्रेक हो रही थी सर। ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज मेरी? अब नहीं हो रही, तब हो रही थी। कोई मैंने रिकॉर्डिंग में आप एक बार इसको सुन लेना, ठीक है? अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना, रिकॉर्ड हो रहा है। ये कहता है कि किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेषज्ञ ज्ञात होना आवश्यक है। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो बात बताई गई है, क्या बताई गई, अब आवाज आ रही है मेरी सही? अब बताओ आयशा, अब आवाज आ रही है? ठीक है, देखो यहां पर क्या है, यहां पर जो है बात हो रही है टाइम पीरियड काउंट करने की। देखो यहां पर इसने क्लोज जो स्पष्टीकरण फर्स्ट है, इसमें इसने कहा है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जो है 8 साल तक जो है क्या रहा है, न्यायिक पद पर रहा है, लेकिन उसके बाद उसने 2 साल जो है हाई कोर्ट में क्या किया है, 2 साल उसने हाई कोर्ट में जो है आपका अधिवक्ता 2 साल तक जो है उसने एडवोकेट के रूप में काम किया हाई कोर्ट में, तो यहां पर आप ये नहीं कहोगे कि इस न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जो है 10 साल पूरे नहीं किए। यहां पर जो है वो जो 10 साल है उसको कंप्लीट माने जाएंगे। किस तरह? आपने जो है 8 साल तो हाई कोर्ट में जो है जज के रूप में काम किया है और 2 साल आपने जो अगर एडवोकेट के रूप में काम किया है तो आपके जो है 10 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ये बात बताई गई है। उसी तरह जो है, एक मिनट, उसी तरह देखो स्पष्टीकरण जो 2 है इसमें इसने बताया है कि अगर मान लो कोई अधिवक्ता है जिसने क्या किया है, जिसने 2 साल तक तो जो है अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है और उसके बाद जो है 8 साल तक उसने जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया है, तो यहां पर माना जाएगा कि इसके जो है 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और उसको जो है हाई कोर्ट का क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट का जजेस बना सकते हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि क्राइटेरिया की बात की है जो हमारा कंप्लीट हो रहा है 10 साल। उसके अलावा मान लो इन्होंने जो है
यूनियन में स्टेट में कोई ऐसा जो है पद धारण किया है जो कि आपका लॉ से जो है संबंधित है, या किसी ट्रिब्यूनल के मेंबर रह चुके हैं, तो वो जो टाइम पीरियड है वो भी इनका यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर इनका 10 साल पूरे हो रहे हैं तो इनको जो है हाई कोर्ट का जो है जजेस बना सकते हैं। समझ में आ गई इतनी बात सबको? अब बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है उसमें जो है इसका सी पॉइंट कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना में इस संविधान के प्रारंभ की पहले की अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने राज्य एल क्षेत्र में जो 15 अगस्त 1947 से पहले शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत के समाविष्ट तथा न्यायिक पद धारण किया है, या वह ऐसे किसी क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। अब देखो, ये तो बात थी आफ्टर जो है फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 1935 से लेकर 1945 1947 इस टाइम पीरियड के बीच में भी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रैक्टिस की है, ठीक है, तो उसको भी क्या है, उसको भी मेंशन कर। जैसे मान लो एक व्यक्ति ए है, उसने क्या किया, आजादी से पहले से वो जुडिशरी में है और उसने जो है 1945 से जो है उसकी प्रैक्टिस है जुडिशरी की, ठीक है। अब 1945 से क्या मतलब हो गया, 2 साल तो मेरे ये हो गए और 2 साल तो मेरे ये हो गए कंप्लीट, और उसके बाद मैंने जो है आजादी के बाद जो है 1947 के बाद 8 साल मैंने और कर लिए जुडिशरी में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे 10 साल गिने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे क्या होंगे, यहाँ पर मेरे 10 ईयर काउंट होंगे, और 10 ईयर काउंट होने के बिहाफ पर जो है मुझे हाई कोर्ट का जो है जस्टिस बनाया जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर बताई है। समझ में आई इतनी बात आपको कि नहीं आई? अगर आई है तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट जो है आपका इसमें क्लोज थर्ड दिया गया है। क्लोज थर्ड क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। यह कहता है कि यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति विनिश्चय अंतिम होगा। किसी जो है हाई कोर्ट के जज के एज को लेकर कोई इशू है तो उस इशू को जो है जो हाई कोर्ट का सीजे होगा, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का होगा, वो उस बारे में क्या करेगा, जांच करेगा। जांच करने के बाद जो है ये राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, प्रेसिडेंट को, और यहाँ पर जो होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होगा उसका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, फाइनल होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, इसके क्लोज थर्ड में बताई गई है। तो देखो इस प्रकार से जो है आर्टिकल 240 से लेकर जो है 270 तक जो है जितना भी यहाँ पर पोर्शन था वो मैंने आपको बता भी दिया है और समझा भी दिया है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया है तो डजंट मैटर, यूट्यूब पे आपको जो है लेक्चर इसका अवेलेबल हो जाएगा, आप यूट्यूब पे जो है इसके लेक्चर देख सकते हैं। सीक्वेंस से मैं लेक्चर जो है डिलीट इसलिए कर देता हूँ क्योंकि इसमें जो है इसका स्टोरेज कम है, तो यूट्यूब पे सारी वीडियो आपकी जो है आपको शो हो जाएंगी, आप इनको देख सकते हैं और देख के क्या कर सकते हैं, इनको जो है अपने जो है मेमोरी को दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसमें जो है कुछ केस लॉज है वो मुझे आपको लिखवाने हैं, वो मैं आपको कल केस लॉ लिखवा दूंगा, फिर आपको जो है अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। चलिए फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इवनिंग में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।